Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our fourth lecture on the topic of viruses, and from here we are going to start the epidemiological uses of viruses. First of all, what is epidemiology? Epidemiology is a branch of science or medicine in which we discuss about that how the diseases spread, what are the causative microorganisms or other factors which causes the disease, and how the disease is spread in different population, the endemic and epidemic, endemicity and epidemicity, and as well as pandemicity of the infections. These factors and diseases, infections and diseases, all these are included in epidemiology. So now let us start the epidemiological uses of these phage viruses or the viruses. Different strains of number of bacterial species can be distinguished by their sensitivity to a collection of the phages. इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो डिफरेंट जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल स्पीशीज़ होती हैं, उनके लिए वायरस भी जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. ऐसा नहीं होता कि कोई एक वायरस जो है वो तमाम बैक्टीरिया को जो है वो फेज बनाने के लिए यूज़ कर सकता हो. डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट वायरसेस होते हैं, यानी डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीशीज़ के लिए, जो उसके लिए स्पेसिफिक होती हैं और सेंसिटिव होती हैं. उसकी वजह ये होती है रिसेप्टर मैच करने की, यानी वायरस के जो टेल है उस पे जो है वो सरफेसेस हैं जो अटैचमेंट के लिए होस्ट सेल पे यानी बैक्टीरिया पे वो स्पेसिफिक होती हैं. बैक्टीरिया कैन बी टाइप्ड इन दिस वे इंक्लूड स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड सैल्मोनेला टाइफी. ताकि स्टेफिलोकोकस ऑरियस के जो फेज वायरसेस होंगे वो अलग होंगे, सैल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड का बैक्टीरिया उसके लिए अलग होंगे. द पर्टिकुलर स्ट्रेन फॉर एग्जांपल स्टेफिलोकोकस ऑरियस की अगर बात करें, रिस्पॉन्सिबल फॉर एन आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन होगा कैरेक्टराइज बाय पैटर्न ऑफ इस सेंसिटिविटी टू ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ फेजेस, यानी स्टैंडर्ड सेट ऑफ वायरसेस से जो है वो इन्फेक्शन होगा. एंड पॉसिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आर एग्जामिन फॉर द प्रेजेंस ऑफ दैट सेम फेज टाइप ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस. यानी अगर किसी को कोई पर्टिकुलर वायरल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है और अगर उसमें स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया फाइंड हो रहे हैं, पता लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस पे जो वायरस फेज बना सकते होंगे, यानी फेज बैक्टीरियोफेज वायरस के तौर पर काम कर सकते होंगे, वो फिर सस्पेक्ट कर सकते हैं कि यही जो है वो वायरस है जिसका इन्फेक्शन इस इंडिविजुअल को हुआ है. इसके अलावा मोर रिसेंटली the fact that many of the chemical agents which cause the induction of prophage are carcinogenic, यानी जो इंडक्शन का प्रोसेस करते हैं जिसमें लिसिस होता है और फिर प्रोफेज बाहर निकल आते हैं और वो नए सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, और उसमें जो डीएनए होता है वो कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, यानी जीन में म्यूटेशन भी हो सकती है, जैसा कि लेड टू द यूज़ ऑफ लाइसोजेनिक बैक्टीरिया. लाइसोजेनिक बैक्टीरिया हमने कहा था कि हम केमिकल एजेंट डालते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि कुछ में लेसिस हो जाता है, कुछ जो है वो रिटेन रखते हैं अपनी बैक्टीरियल इंटीग्रिटी को, लेकिन उसमें ये होता है कि वो जो सेल जो होते हैं वो फिर उसमें जो म्यूटेशन हो जाती है, यानी जो वायरस का जीन जो है वो बैक्टीरिया की जीन के साथ कंबाइन जो हो जाता है, इंटीग्रेशन जो हो जाती है, उसके नतीजे में वो कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग हो जाते हैं और फिर वो सेल्स जो होते हैं वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसा कि स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग ऑफ पोटेंशियल कार्सिनोजेन, यानी कुछ कार्सिनोजेन ऐसे देखे गए हैं कुछ वायरस में, फेज वायरसेस में, कि जो इस तरह से बैक्टीरिया के ज़रिए बॉडी में जाते हैं, और अगर वो या फिर ये कि ह्यूमन बॉडी में वो वायरस अटैक करता है और उस ह्यूमन बॉडी सेल्स को वो इस तरह से कन्वर्ट कर देता है, उसके क्रोमोसोम को, यानी होस्ट सेल के यानी ह्यूमन सेल के क्रोमोसोम को इस तरह से कन्वर्ट कर देता है कि अब वो नॉर्मल सेल प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि कैंसरस सेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. तो इसका कुछ हद तक यूज़ है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ये एपिडेमियोलॉजिकल यूजेस कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन वायरसेस कि कौन कौन से ह्यूमन वायरसेस होते हैं. वायरसेस वी नो दैट दे कॉमनली कॉज डिफरेंट डिजीजेज इन ह्यूमन and particularly in children. Fortunately, most infections are not serious. Like for example, rhinovirus जो कि नज़ला ज़ुकाम का वायरस है. Infection responsible for common cold जैसे मैंने बताया. Followed by the complete recovery of the patients 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में आमतौर पे rhinovirus से जो नज़ला ज़ुकाम होता है वो ठीक हो जाता है खुद ब खुद. इतने ज़्यादा कोई सीरियस नहीं होते, कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन वाकई इसमें नहीं होती.
मैनी वायरल इन्फेक्शंस आर इनफैक्ट सो माइल्ड, बहुत माइल्ड होते हैं, एंड दे आर टर्म्ड एज साइलेंट, यानी इतने लाइट होते हैं वो कि वो साइलेंट होते हैं, यानी पता भी नहीं चलते, यानी उनकी सिम्टम्स भी प्रोड्यूस नहीं होती, और विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी सिम्टम्स वो बॉडी में आते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन उससे पहले ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उन वायरस को किल कर देता है और एलिमिनेट कर देता है, और हमें उन इन्फेक्शंस का पता भी नहीं चलता. However, some of the viruses that are normally responsible for mild infection can produce serious diseases. लेकिन कुछ वायरसेज ऐसे हैं जो भले माइल्ड इन्फेक्शन कॉज करते हो, लेकिन कभी कभी वो सीरियस डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन दोज इंडिविजुअल जिनका इम्यून सिस्टम वीक है. The pattern of pathogenicity is exemplified by enterovirus. For example, enteroviruses, एंटेरो मीन्स वर्ड जो निकला है एंटेरॉन से, मीन्स इंटेस्टाइन, यानी वो वायरस जो इंटेस्टाइन में जाते हैं, यानी फूड और वाटर के ज़रिए. एंड मोस्ट एंटेरो वायरस इन्फेक्शन मैरिली रिजल्ट इन सिम्टमलेस रेप्लिकेशन, यानी ज़्यादातर इन्फेक्शन जो एंटेरो वायरस से होते हैं वो सिम्टमलेस होते हैं, रेप्लिकेशन होती है और एलिमेंट्री ट्रैक्ट को यानी कैनाल को इन्फेक्ट करते हैं वो उनकी सेल लाइंस पर, लेकिन जल्द ही वो ठीक भी हो जाते हैं. लेकिन स्मॉल परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शंस डज द वायरस स्प्रेड फ्रॉम दिस साइड वाया द ब्लड स्ट्रीम एंड द लिम्फेटिक सिस्टम टू अदर ऑर्गन. लेकिन कुछ वायरसेस जो हैं वो यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल से आगे बढ़ के जनरल सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यानी ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए आगे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन पर पहुँच जाते हैं, डिस्टेंट ऑर्गन्स पर, और वहाँ पे जाके फिर ये इन्फेक्शन को सिम्टम्स के साथ प्रोड्यूस करते हैं, यानी सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, एंड प्रोड्यूसिंग द फीवर एंड पॉसिबली ये स्किन रैश इन द होस्ट सेल, और होस्ट सेल इसमें ह्यूमन हो सकता है या एनिमल या प्लांट सेल हो सकता है. इन रेयर ओकेजन एंटेरोवायरस लाइक पोलियो वायरस, अब पोलियो वायरस ये भी एंटेरोवायरस है, कैन प्रोग्रेस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी तरीके से CNS तक पहुंच जाता है और फिर एक सीरियस इन्फेक्शन यानी मेनिंजाइटिस कॉज करता है, और वो फिर आगे बढ़ के पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है. इसके अलावा फ्यू वायरसेस लाइक फॉर एग्जांपल रेबीज़ वायरसेस, रेबीज़ वायरस की अगर हम बात करें इनवेरिएबली सीवियर, यानी ये सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, और ये इन्फेक्शन हो जाए तो इसका मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट बहुत हाई है, और इस वजह से इस जो रेबीज़ वायरस है वो आम तौर पे डॉग बाइट, कैट बाइट, रेड बाइट इससे होता है, क्योंकि ये उसके सलाइवा में ये वायरस एग्जिस्ट करते हैं. तो वहाँ से ये जब वो बाइट करता है तो वो स्किन के ज़रिए ये वायरस पेनिट्रेट कर जाते हैं ह्यूमन में, और अगर उस वक्त सही वक्त पर इसकी एंटी रेबीज़ वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ नहीं ली गई तो ये वायरस बॉडी में अपना इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद सीवियर इन्फेक्शन और CNS को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी हो सकती है. तो इसलिए इसको सीरियसली लेना चाहिए. नाउ हेयर वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुप्स वायरसेस एंड क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस. सबसे पहले हमारे पास पॉक्स वायरस है, जिसमें वेरियोला वायरस है. वेरियोला इज़ ए स्मॉल पॉक्स वायरस. स्मॉल पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स डिजीज़ करता है, प्रोड्यूसेस सिस्टमिक इन्फेक्शन, यानी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है. इसके अलावा वेजिकुलर रैश, और जो रैश होते हैं वो फेस, आर्म्स, लेग्स पर अपीयर होते हैं, एंड हैज़ ए हाई मॉर्टेलिटी रेट. वैक्सीनिया हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द काउ पॉक्स वायरस एंड इज़ यूज टू इम्यूनाइज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. तो काउ पॉक्स वायरस जो होता है उससे वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई है, जो कि स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन यानी एंटीबॉडी डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है. फिर इसके बाद है हमारे पास एडिनो वायरस, ये भी DNA वायरस है. ये बात याद रखें कि अभी हम जितने भी वायरस डिस्कस कर रहे हैं ये सब DNA वायरसेस हैं. एडिनो वायरस है, कॉमनली कॉज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये इसके अलावा लेटेंट इन्फेक्शन भी हो सकता है टॉन्सिल्स में, एडिनॉइड कैविटीज़ में जो कि नेज़ल कैविटीज़ में होती हैं, एंड विल प्रोड्यूस ट्यूमर्स ऑन इंजेक्शन इन हैमस्टीयर रैट्स एंड माइस. और ये देखा गया है कि हैमस्टीयर में यानी हैम में, रैट्स में और माइस में ये ट्यूमर भी कॉज करता है, लेकिन इन ह्यूमन में ये आमतौर पे एडिनो वायरस कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है. अभी तक इसके ट्यूमर से रिलेशनशिप कोई इस्टेब्लिश नहीं है. इसके अलावा हर्पीज़ वायरसेस हैं, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 2, दो वायरसेस हैं. HSV1 जो है इन्फेक्ट ओरल म्यूकोजा इन चिल्ड्रन एंड मोर देन 80% इन्फेक्टेड बाय एडोलिसेंस, ज़्यादातर एडोलिसेंस में होता है. इसके अलावा
द प्राइमरी इन्फेक्शन, द इंडिविजुअल रिटेन्स द HSV1 इन DNA इन द ट्राइजेमिनल नर्व गैंग्लिया, यानी अगर ये इन्फेक्शन हो जाए वो ठीक भी हो जाए तो ये इसके DNA जो है वो नर्व में मौजूद रहते हैं गैंग्लियन में फॉर लाइफ, एंड हैज़ ए 50% चांस टू डेवलप कोल्ड सोर्स, यानी कोल्ड सोर्स जो कभी भी यानी दोबारा स्किन पर ये इन्फेक्शन अपीयर हो सकता है। इसके अलावा HSV2 यानी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 जो इसकी दूसरी स्ट्रेन है, दूसरी जीनोटाइप है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकरेंट जेनाइटल हर्पीज, यानी जेनाइटल हर्पीज कॉज करने का रीज़न हो सकता है, यानी ये इन्फेक्शन कॉज करता है ये। इसके अलावा हर्पीज वायरस में वेरिसोला जोस्टर वायरस है जो कि चिकन पॉक्स वायरस भी कहलाता है, आमतौर पे ये चिल्ड्रन में होता है। वायरस रिमेन्स डोरमेंट इन मैनी डोर्सल रूट गैंग्लियन, ये भी नर्व के गैंग्लियन में वहाँ पे डोरमेंट स्टेट में रह सकता है, यानी जो CNS के गैंग्लियंस होते हैं। रिलीज ऑफ इम्यून कंट्रोल इन दैट लल्ली स्टिमुलेट रीएक्टिवेशन ऑफ रिजल्ट इन शिंगल डिजीज़, और ये लाइफ में जब भी इम्यून सिस्टम कंट्रोल करके, यानी वो ये कि इम्यून सिस्टम वीक होगा तो ये दोबारा अपीयर हो सकता है, रीएक्टिवेट होता है और नर्व में भी इस पेन करता है जो कि शिंगल्स डिजीज़ कहलाता है, और ये बहुत पेनफुल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा हर्पीज़ वायरस में हमारे पास जो है और भी वायरस हैं, साइटोमेगैलो वायरस, एपिस्टीन बार वायरस। तो साइटोमेगैलो वायरस CMV इज़ जनरली एक्वायर्ड इन चाइल्डहुड एज ए सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, बच्चों में आमतौर पे ये सब क्लिनिकल होता है। सब क्लिनिकल का मतलब है एसिम्प्टोमेटिक, यानी इन्फेक्शन होगा लेकिन कोई सिम्टम अपीयर नहीं होंगी। लेकिन 50% ऑफ एडल्ट कैरी द वायरस इन द डोरमेंट स्टेट, 50% एडल्ट में ये वायरस डोरमेंट स्टेट में होगा इन वाइट ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद रहता है, और वही वाली बात है जब इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो उस वक्त ये एक्टिवेट हो जाएगा। द वायरस कैन कॉज सीवियर डिजीज़, उसमें नमूनिया है, हेपेटाइटिस है, एनसेफेलाइटिस है यानी ब्रेन इन्फेक्शन है, लेकिन किन में? इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में। प्राइमरी इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज सीरियस कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़, अगर ये प्रेगनेंसी में हो जाए तो फिर ये कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ यानी इनबॉर्न एरर कॉज कर सकता है इन द फीटस, यानी बच्चे में बाय बर्थ एरर यानी कोई एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो सकती है। फिर इसके बाद हमारे पास है DNA वायरस में एपिस्टीन बार वायरस। इन्फेक्शन अकर बाय सिलाइवरी एक्सचेंज, यानी सिलाइवरी ग्लैंड में ही होता है ये वायरस। जैसे यंग चिल्ड्रन होते हैं, अब एक बच्चे ने अपने मुंह में एक टॉय डाला, वही उसके सलाइवा उस पर टॉय पे लग गया, दूसरे बच्चे ने उससे छीन के अपने मुंह में डाल लिया, जैसे बच्चे शेयरिंग करते हैं तो वो उसके दूसरे के माउथ में चला गया। तो इस तरह से जो है ये सिलाइवरी उसमें जो है वो यंग चिल्ड्रन में दे आर कॉमनली जो है वो इस तरह से स्प्रेड करता है। आमतौर पे ये एसिम्प्टोमेटिक होता है यानी सब क्लिनिकल होता है, बट द वायरस परसिस्ट इन ए लेटेंट फॉर्म इन लिम्फोसाइट्स, और ये लिम्फोसाइट्स में लेटेंट फॉर्म में यानी वो ये कि डोरमेंट स्टेट में बहुत अरसे तक रहता है। और कब अपीयर होता है? इन्फेक्शन डिलेड अंटिल द एडोलिसेंट एज, यानी टीन एज में ये दोबारा फिर अपीयर होता है। ऑफन रिजल्ट्स इन द ग्लैंडुलर फीवर, और जो ग्लैंड्स होते हैं थ्रोट में वहाँ पर फीवर की फॉर्म में आता है, यानी अपीयर होता है, फीवर होता है, इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे। इन ट्रॉपिकल अफ्रीका सीवियर, यानी ट्रॉपिकल अफ्रीका यानी ऐसा जो कि मैदानी इलाका है, सीवियर एपिस्टीन बार वायरस इन्फेक्शन early in life predisposes the child to malignant facial tumors which is also called Burkitt's lymphoma। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये देखा गया है बच्चों में ये Burkitt's lymphoma जो कि फेशियल ट्यूमर होता है, उसका रीज़न भी ये एपिस्टीन बार वायरस को देखा गया है, यानी ये भी कैंसर कॉजिंग वायरस है। फिर हम आते हैं हेपेटाइटिस वायरसेस पे। हेपेटाइटिस B वायरस, ये भी DNA वायरस है, और इन एरिया सच एज साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, मोस्ट चिल्ड्रंस आर इन्फेक्टेड बाय पेरीनेटल ट्रांसमिशन, यानी मदर से बेबी में ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी ब्लड के ज़रिए। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड द वायरस इज स्प्रेड थ्रू द कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड ब्लड और बाय सेक्शुअल इंटरकोर्स, तो कंटामिनेटेड ब्लड से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, सेक्शुअल इंटरकोर्स से भी। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट क्रॉनिक इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस B वायरस कैन प्रोग्रेस टू लिवर कैंसर, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये वायरस अगर क्रॉनिक हो जाए हेपेटाइटिस B वायरस इन्फेक्शन तो ये लिवर कैंसर का भी रीज़न बन सकता है। इसके अलावा DNA वायरस में एक और वायरस है हमारे पास, पेपोवा वायरस, पेपिलोमा वायरस। ये है मल्टीप्लाई ओनली इन द एपिथेलियल cells of the skin and mucous membranes causing the warts,
यानी जिसको हम उर्दू में मसा कहते हैं, वो स्किन पे होता है, तो वो पेपिलोमा वायरस से होता है। देयर इज़ एविडेंस दैट सम टाइप्स आर एसोसिएटेड विद सर्वाइकल कार्सिनोमा, यानी कैंसर ऑफ सर्वैक्स इन ह्यूमन, और थ्रोट कैंसर का भी ये रीज़न होता है। इसकी कुछ सीरोटाइप्स हैं वो थ्रोट कैंसर भी कॉज करती हैं। तो ये डीएनए वायरसेस मुकम्मल हो गए। इसके बाद हमारे पास है मिक्सो वायरस, और यानी अब जितने भी वायरसेस हैं ये आरएनए वायरसेस हैं, यानी इनका जो जीनोमिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए पे बेस करेगा। तो मिक्सो वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस है, कॉमन कोल्ड जो यानी नज़ला ज़ुकाम खांसी इन्फ्लुएंजा जो कोल्ड होता है वो कॉज करता है। और ये जो वायरस है कैपेबल ऑफ एक्सटेंसिव एंटीजेनिक वेरिएशन, इसकी जो एंटीजेनिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसकी कोई सक्सेसफुल वैक्सीन नहीं होती। यानी अगर एक वायरस से अटैक हो और उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बना ले और इम्यून हो जाए, तो अब जो नया वायरस अटैक करेगा तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी काम नहीं करेंगी, क्योंकि उसने एंटीजेनिक प्रॉपर्टी चेंज कर ली होगी। तो वो इस वजह से जो होगा वो दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। सो प्रोड्यूस न्यू टाइप्स अगेंस्ट विच द ह्यूमन पॉपुलेशन डज नॉट हैव इफेक्टिव इम्यूनिटी। जैसे मैंने बात की कि क्योंकि एंटीजेनिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत जल्दी अपनी जो सेल वॉल है, कैप्सिड है, उसकी प्रोटीन को चेंज कर लेता है। तो जो पिछला इन्फेक्शन होता है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी होती हैं, तो अब क्योंकि इसने एंटीजेनिक कैप्सिड प्रोटीन चेंज कर ली है, तो वो पिछली एंटीबॉडीज़ इस पर इफेक्टिव नहीं होंगे। सो ये न्यू एंटीजेनिक टाइप्स कैन कॉज पेंडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा, यानी ये ग्लोबली ये इन्फ्लुएंजा फैल सकता है। नेचुरल इन्फेक्शंस, द वायरस ओनली मल्टीप्लाई इन सेल लाइन्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी थ्रोट में होता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम फॉर इन्फ्लुएंजा are probably brought about by absorption of toxic breakdown of product from the dying cells, यानी lysis of cells से जो toxic product नमूदार होती है, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अपीयर होते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी एपिथेलियम वहाँ पे डैमेज हो रही थी और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन वाकई हो रही होती है, और उस वजह से सिम्टम्स अपीयर होती हैं। फिर है हमारे पास पैरामिक्सो वायरस, जिसमें मम्स वायरस है। मम्स इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी सिलाइवरी ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स और सिलाइवरी ग्लैंड का इन्फेक्शन है ये। इसके अलावा डिजीज़ कैन हैव न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन, लाइक अगर ये स्प्रेड कर जाए डीप बॉडी में तो मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है, स्पेशली इन एडल्ट्स, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इसी वजह से इसकी वैक्सीनेशन की जाती है। मीज़ल्स, खसरा जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ये भी वेरी कॉमन चाइल्डहुड फीवर आरएनए वायरस से होता है, मीज़ल्स वायरस से। इम्यूनिटी इज़ लाइफ लॉन्ग एंड सेकेंड अटैक आर वेरी रेयर, और क्योंकि इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, तो एक दफ़ा अगर ये किसी बच्चे को हो जाए तो इससे जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है, और एंटीबॉडी मौजूद रहती हैं या इसकी इम्यून मेमोरी मौजूद रहती है, जिसकी वजह से दोबारा ये इन्फेक्शन लाइफ में नहीं होता। रेब्डोवायरसेस में रेबीज़ वायरस है, जैसे हमने बात की थी कि ये वायरस एनिमल बाइट से होता है। जैसे कि इसकी जो वाइड होस्ट रेंज या डॉग्स, कैट्स, अदर कैटल्स, इवन रैट्स होते हैं। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज़ इज रेंजिंग फ्रॉम 6 days to 1 year, 6 दिन से लेके 1 साल तक इसका ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें सिम्टम्स अपीयर नहीं होती। द वायरस रिमेन्स लोकलाइज एट द वुंड साइड ऑफ द एंट्री, जहाँ पे वुंड होता है वहाँ पर लोकलाइज रहता है फॉर ए वाइल बिफोर पासिंग अलॉन्ग द नर्व फाइबर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्व फाइबर से CNS तक जाता है, और CNS पर पहुँचने के बाद ये जो है वो प्रोड्यूस ए फेटल एनसेफेलाइटिस, यानी जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग एनसेफेलाइटिस यानी ब्रेन इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसमें उस पेशेंट की जान भी जा सकती है। फिर इसके बाद हमारे पास रेओ वायरस है, रोटा वायरस है। वेरी कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन इन्फेंट्स, बच्चों में ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बहुत कॉमन रीज़न है। रोटा वायरस का बच्चों में बहुत कॉमनली होता है ये। इट इज़ स्प्रेड थ्रू पुअर वाटर सप्लाईज, यानी पानी में होता है ये रोटा वायरस। वैन स्टैंडर्ड ऑफ गुड और जनरल हाइजीन आर लो, यानी जहाँ गंदा पानी, जहाँ हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ पे रोटा वायरस इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। पिकोरना वायरसेस यानी पीको आरएनए वायरसेस में सबसे पहले हमारे पास पोलियो वायरस है। पोलियो वायरस वन ऑफ द ग्रुप ऑफ एंटेरोवायरस है इन द गट ऑफ ह्यूमन। प्राइमरी साइट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ द लिम्फॉइड टिश्यूज़ में फैल जाता है ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट के। फिर वहाँ से ये लिम्फेटिक सिस्टम से जो है वो सिस्टमिक इन्फेक्शन यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुँच जाता है और ब्रेन तक पहुँच जाता है, और ब्रेन तक पहुँचने के बाद सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कॉज करता है, जिसमें एन्सेफेलाइटिस और पोलियोमाइलाइटिस यानी पैरालिसिस कॉज करता है। राइनो वायरस कॉमन कोल्ड वायरस है,
हम इस पे बात कर चुके हैं। ओवर 100 एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं। डिफ़िकल्टी इन प्रिपेयरिंग इफेक्टिव वैक्सीन इसी वजह से है कि 100 से ज़्यादा तो इसकी डिफरेंट टाइप हैं और तेज़ी से ये अपनी एंटीजेनिसिटी को चेंज कर लेता है। तो अगर एक वायरस के अगेंस्ट अगर हम वैक्सीन बना भी लें या इवन 100 के अगेंस्ट बना लें तो वो 101वां वायरस हो जाएगा, 102वां हो जाएगा, तो वो फिर उसके अगेंस्ट वो वैक्सीन जो होगी इफेक्टिव नहीं होगी। दूसरी ये कि ये वायरस क्योंकि इतना ज़्यादा सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन नहीं करता तो हमें इसलिए इस पर ज़्यादा कंसर्न है भी नहीं। द वायरस इज शेड कॉपियसली इन वाटरी नेज़ल सिक्रीशन, यानी नज़ले ज़ुकाम से जो सिक्रीशन होती है वो ये बहुत तेज़ी से उससे ये फैलता है और दूसरों को भी लग सकता है। फिर हमारे पास एक और जो आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस ए वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शस हेपेटाइटिस स्प्रेड बाय द ओरोफिकल रूट, यानी खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, यानी जो स्टूल में ये क्योंकि आ रहा होता है तो वो जहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम होता है अगर वो पीने के पानी में मिक्स हो जाए तो फिर वहाँ से ये वायरस जो है पीने के पानी में बॉडी में, यानी अगर वो पिया जाए तो वो चला जाता है, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन। और बच्चों में आमतौर पे ये एसिम्प्टोमेटिक होता है और बड़ों में ये इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सो इसलिए एसोसिएटेड विद सेवेज कंटामिनेशन, यानी सेवरेज वाटर जो है उसमें फूड और वाटर सप्लाईज जो मिक्स होता है तो उसकी कंटामिनेशन से ये फैलता है। तो अगर पानी का ख्याल रखा जाए, फूड को अच्छी तरह प्रॉपर्ली हाइजीन का ख्याल रखा जाए तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते। फिर हमारे पास है रुबेला वायरस, टोगा वायरस ग्रुप में आता है। ये भी रुबेला वायरस की भी वैक्सीन होती है। ये जो है वैक्सीन या रुबेला वायरस से जो मीज़ल्स होती है उसको जर्मन मीज़ल्स कहते हैं, चिल्ड्रन में भी होती है। इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्टेड इन द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में कैन इंड्यूस सीवियर मल्टीपल कंजेनाइटल एनॉमलीज और एबनॉर्मेलिटीज़। अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए तो ये फिर बेबी में कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज कर सकता है। वो कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ क्या हो सकती हैं, यानी बाय इनबॉर्न एरर बच्चों में क्या हो सकता है, डेफनेस यानी सुनाई नहीं देगा, ब्लाइंडनेस हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। लिहाजा ख़ास तौर से प्रेगनेंसी में तो ये इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन आम तौर पे ये जो इसकी वैक्सीन है वो बचपन में भी दी जाती है, 1 साल की उम्र में भी दी जाती है, फिर प्री प्यूबर्टल एज में दी जाती है, प्री स्कूल एज में दी जाती है, प्री प्यूबर्टल स्टेज में एज में पर्टिकुलरली गर्ल्स को ये दी जाती है क्योंकि ये ताकि प्रेगनेंसी में ना हो। फ्लेवी वायरस की बात करें तो येलो फीवर वायरस है हमारे पास। द वायरस इज स्प्रेड टू द ह्यूमन बाय मॉस्किटो बाइट, यानी मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होता है। लिवर इज़ द मेन टारगेट, लिवर में ये फिर इसका इन्फेक्शन करता है यानी हेपेटाइटिस करता है और नेक्रोसिस ऑफ हेपेटोसाइट्स करता है, यानी हेपेटोसाइट्स को कम्प्लीटली उनकी डेथ कर देता है जिसकी वजह से जॉन्डिस एंड फीवर अपीयर होता है। हेपेटाइटिस सी वायरस ये भी आरएनए वायरस है। स्प्रेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी ब्लड के ज़रिए आता है ये, यानी अगर ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया जिसमें हेपेटाइटिस सी वायरस मौजूद है। इंड्यूसेस हेपेटाइटिस, लिवर इन्फेक्शन कॉज करेगा एंड यूजुअली माइल्डर दैट कॉज बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, लेकिन अगर ये भी क्रॉनिक हो जाए तो फिर ये लिवर कैंसर कॉज कर सकता है। फिलो वायरस की बात की जाए, इबोला वायरस है, ये हेमरेजिक फीवर कॉज करता है। ये वायरस जो होता है वो इस वाइड स्प्रेड अमंग पॉपुलेशन ऑफ मंकीज़ से ट्रांसफ़र होता है ह्यूमन में। इट कैन बी स्प्रेड टू द ह्यूमन बाय कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम द प्राइमेट्स, यानी जो मंकीज़ के जो बेबीज़ होते हैं उनके फ्लूइड से ये ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसके नतीजे में हेमरेजिक फीवर यानी ऐसा फीवर होगा जिसमें बॉडी में हेमरेज शुरू हो जाएगा यानी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। एंड 90% केस हैज़ फर्टिलिटी रेट, यानी 90% लोग अगर उनका इबोला वायरस इन्फेक्शन हो जाए तो वो ठीक नहीं होते और उनकी डेथ वाकई हो जाती है। इसके अलावा रेट्रोवायरसेस में ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस है, HTLV वायरस। ये स्प्रेड इनसाइड द इन्फेक्टेड लिम्फोसाइट्स इन ब्लड, जो लिम्फोसाइटिक सेल्स होते हैं इम्यून सेल, ब्लड, सीमेन एंड ब्रेस्ट मिल्क इनमें मौजूद होता है। मोस्ट इन्फेक्शन रिमेन एसिम्प्टोमेटिक बट आफ्टर एन इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ 10 to 40 ईयर्स, यानी इनका जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत लंबा है जिसमें ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी सिम्टम्स अपीयर नहीं होती, जो कि इनका इनक्यूबेशन पीरियड 10 से 40 साल है, लेकिन सिर्फ 2% केसेस में होता है। और फिर टी सेल ल्यूकेमिया, यानी जो टी सेल ल्यूकेमिया यानी कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल का रीज़न बन रहा होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस रेट्रोवायरस भी कहलाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शस हेपेटाइटिस ओरोफिकल रूट से
ट्रांसफ़र होता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन। ऑल्सो वही कंटामिनेटेड वाटर में अगर ये हो तो वहाँ से वाटर और फूड में ये मिक्सअप हो जाता है, और फिर अगर वही फूड और वाटर हम खा लें पी लें तो वो बॉडी में ओरल रूट से चला जाता है और फिर इन्फेक्शन का रीज़न बन रहा होता है। हेपेटाइटिस डी की बात करें, हेपेटाइटिस डी वायरस, प्रेजेंस ऑफ सैटेलाइट हेपेटाइटिस डी वायरस एक्सेसरबेट द पैथोजेनिक इफेक्ट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस प्रोड्यूसिंग सीवियर हेपेटाइटिस। अच्छा, हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है ये खुद से इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, क्योंकि ये डेल्टा वायरस है और ये खुद से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बल्कि इसको हेपेटाइटिस बी वायरस चाहिए। यानी वो इंडिविजुअल जिनको हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन हुआ हो तो उनको हेपेटाइटिस बी वायरस इनका इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन नहीं है तो फिर ये हेपेटाइटिस डी वायरस इन्फेक्शन किसी भी सूरत में जो है वो नहीं हो सकता है। तो ये जो थे हमने डिफरेंट वायरसेस कर लिए। इसके बाद है कल्टीवेशन ऑफ ह्यूमन वायरस, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।